ये है आपका चैप्टर नंबर 8। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ब। और वर्ब के देखो, पहले मैं वर्ब टॉपिक के बारे में आपको बताता हूँ पूरा डिटेल में कि इसमें कितनी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ती हैं जिनकी वजह से, जिनके साथ में आप जो है क्वेश्चंस लगा पाते हो वर्ब के। देखो, बेसिक वर्ब की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, प्लस देख एक तो बेसिक वर्ब की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए हेल्पिंग वर्ब की, ठीक है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। उसके बाद मेन वर्ब्स के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं वर्ब टॉपिक के अंदर, ठीक है, मेन वर्ब। इसके बाद आपका टेंस टॉपिक है, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, इवन इसके पैसिव वॉइस की भी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। ये सारी चीजें अगर आपकी क्लियर है तो आप वर्ब के कंबाइंड क्वेश्चंस लगा पाते हो, अदरवाइज तो फिर गड़बड़ हो जाता है मामला, ठीक है। हाँ, फिर आप क्वेश्चन नहीं लगा पाते हो ज़्यादा अच्छे से इफेक्टिवली। तो वर्ब टॉपिक अभी अगर आप कभी भी कंबाइंड लगाओ तो आपको ये 3-4 चैप्टर्स पहले पढ़ लेने हैं, 5 चैप्टर, ठीक है, तभी आप क्वेश्चंस लगा पाओगे। चलो शुरू करते हैं नेक्स्ट चैप्टर। सभी लोग सेशन को लाइक करो, 10,000 लाइक्स होने चाहिए, शेयर कर देना, सब्सक्राइब अभी के अभी कर लो मेरे भैया। ये दोनों टेलीग्राम चैनल्स ज्वाइन कर लेना पीडीएफ के लिए। कमेंट करके जरूर बताना कि ये सेशन आपको कैसा लगा। अगर आपको क्लासेस लेनी है बिल्कुल जीरो से फाउंडेशन बैच, तो इंग्लिश फाउंडेशन बैच #12, इसके बाद 13 आने वाला है कुछ दिनों में, ठीक है। एसएससी, डिफेंस, बैंकिंग, टीचिंग, किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं कंप्लीट इंग्लिश शुरू से लास्ट तक, ये ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप पूरी तरह से रिकॉर्डेड बैच चाहते हैं तो रिकॉर्डेड बैच भी अवेलेबल है, सबकी लाइफ टाइम वैलिडिटी है। गुरुकुल ज्वाइन करना चाहते हैं तो ओपन स्टडी गुरुकुल चलता है दिल्ली में। यहाँ आपको हॉस्टल, खाना, क्लासेस, लाइब्रेरी, वाईफाई, रूटीन, गाइडेंस, डाउट, सब कुछ एक ही जगह दिया जाता है कंप्लीट पैकेज पे, ठीक है। चलो, यहाँ का पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है वर्ब टॉपिक का। जल्दी से आप लोग फटाफट बताइएगा कि इसमें कहां पर क्या गड़बड़ी है, ठीक है। देखो, यू मस्ट नॉट हेल्ड इन हाई स्टीम दोज हु आर डेंजर्स टू आर सोसाइटी। देखो, मस्ट जो है वो एक मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब के बाद में जो है बेयर इन्फिनिटिव यूज करा जाता है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये जो हेल्ड है वो सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म है, तो इसकी जगह फर्स्ट फॉर्म आपको करनी है, ठीक है। तो होल्ड जो होती है वो फर्स्ट फॉर्म होती है, हमेशा ध्यान रखना, होल्ड फर्स्ट फॉर्म होती है, ठीक है। और यहां पर ये जो हेल्ड है वो आपकी थर्ड फॉर्म लिखी हुई है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। आपको सिर्फ फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, यानी कि बी वाला। अब मैंने कहा था मेन वर्ब की नॉलेज हमें होनी चाहिए। मेन वर्ब की जो फॉर्म्स होती हैं, कौन सी वर्ब का क्या मीनिंग होता है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, इनकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या होती है, ये सब आपको आना चाहिए, ठीक है। ही इज वेरी ड्रंक। अब देखो, ड्रंक और ड्रंकन में क्या फर्क होता है। ड्रंक जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, ड्रंकन एडजेक्टिव फॉर्म होती है, ठीक है। और यहाँ इज के बाद में थर्ड फॉर्म, यानी कि ये सेंटेंस पैसिव वॉइस है, ठीक है। इज आरएम के साथ में क्या हो गया भैया, इज आरएम के साथ में जब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देती हो वॉज वर्ब के साथ में, तो ये पैसिव वॉइस बन जाते हैं। और पैसिव वॉइस की नॉलेज मैंने आपको बताया था कि होनी चाहिए। भाई यहाँ पे थर्ड फॉर्म आ रही है तो कुछ लोग ये सोचते हैं कि सर इज आरएम के साथ तो आईएनजी आना चाहिए, तो आईएनजी एक्टिव वॉइस में आता है, थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में आता है, यानी कि यहाँ पे कोई दिक्कत है नहीं है। कैन मॉडल वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं है। हिज नेम, यू, इवन, तो सब कुछ ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है, नो एरर इसका आंसर हो जाएगा। आंसर आपका क्या हो गया, नो एरर, ठीक है। अगला बताओ, द प्रॉब्लम्स दैट आर कंट्री हैज and will face are the outcome of the selfishness of our so-called saviors। वे प्रॉब्लम्स जो हमारी कंट्री के पास इस समय पे हैं और जो फेस करेगी, ठीक है। तो देखो, सिमेट्री हमेशा एंड अपने साथ सिमेट्री लेता है। एंड अपने साथ क्या लेता है, सिमेट्री, मतलब एंड के साथ जिन चीजों को आप जोड़ रहे हो दोनों एक जैसी होनी चाहिए। अब यहां पे जो कंट्री के पास जो प्रॉब्लम्स हैं, जो प्रॉब्लम्स कंट्री के पास हैं और जो आगे फेस करेगी, तो सिमेट्री तो नहीं बन रही। यहां रखने की बात कर रहा है, यहां फेस करने की बात कर रहा है, तो दोनों तरफ एक जैसी चीजें होनी चाहिए। अब मान लो यहां से फेस हटा दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि वहां पे विल जो है मेन वर्ब का काम नहीं कर पाएगी। तो यहां से आपको क्या करना है, हैज के साथ और एक और बार आपको फेस लगाना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे जो हमारी कंट्री है जितनी भी प्रॉब्लम्स को फेस कर चुकी है, हैज फेस्ड एंड विल फेस और करेगी, तो दोनों तरफ सिमेट्री हो गई, तो आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि हैज के साथ में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म और विल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दोनों तरफ एक जैसी, दोनों तरफ मेन वर्ब होनी चाहिए।
नेवर बिफोर द स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया हैव सो मच बीन फ्रस्ट्रेटेड। देखो ये जो फ्रस्ट्रेटेड है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बीन जो है वो पैसिव वॉइस के लिए यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, ठीक है, ये पैसिव वॉइस बन गया बहुत ज़्यादा। और हैव जो है ये क्या है आपकी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हो गया। और इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं ये आपका सब्जेक्ट हो गया मेरे भाई, मेन सब्जेक्ट है। और नेवर से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, जब सेंटेंस नेवर से स्टार्ट होगा तो भाई सेंटेंस के अंदर इन्वर्जन का होना जरूरी है, तो यहाँ पे सेंटेंस जो है इन्वर्जन लेगा। और इन्वर्जन में क्या होता है कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सब्जेक्ट से पहले लिखी जाती है, यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, नेवर बिफोर हैव द स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया सो मच बीन फ्रस्ट्रेटेड सॉरी। तो इस सेंटेंस में इन्वर्जन बनाना पड़ता है, और इन्वर्जन में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखा जाता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और इसमें इन्वर्जन बन क्यों रहा है, क्योंकि सेंटेंस नेवर से स्टार्ट हो रहा है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। एवरीथिंग विल बी क्लियर्ड बिफोर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस। It being a stormy night, you must thought. Must is a modal verb and we can't use second form or third form after any modal verb. So we should use think in place of thought. ठीक है, think of postponing. बी वाले पार्ट में गलती हो जाएगी, आपका आंसर हो जाएगा बी। डू यू डाउटेड अबाउट, डू यू डाउटेड कैसे हो जाएगा, डू यू, डू और डिड और डज सबके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो डू यू डाउट हो जाएगा। वी वुड ऑल्सो लाइक टू हेल्प यू इफ यू इंटेंड टू एग्जीक्यूट सच लॉफ्टी प्लान्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द, वेरी गुड, सिंपल है। बताओ इसका आंसर क्या लगता है आपको। यहां पे वुड है, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मॉडल वर्ब के साथ में फर्स्ट फॉर्म आती है, उसके बाद तो इन्फिनेटिव लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत है नहीं है, तो ये सही है। कुछ लोग यहां से टू हटा देते हैं, ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। इफ वाला जो सेंटेंस होता है वो कंडीशनल क्लॉज होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पूरे सेंटेंस में वर्ब से रिलेटेड कोई गलती नहीं है, आंसर आपका ई हो जाएगा, यानी कि नो एरर इन दिस सेंटेंस। The unreasonable behavior of his daughter was thoroughly upset Mr. Gupta। देखो यहां पे जो was है उसके बाद upset वर्ब की थर्ड फॉर्म है या फर्स्ट फॉर्म है या सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म आ नहीं सकती, फर्स्ट फॉर्म आ नहीं सकती was के साथ, तो ये हो गई थर्ड फॉर्म, ये बन गया पैसिव वॉइस, ठीक है। क्या हो गया भाई, पैसिव वॉइस बन गया। अब पैसिव वॉइस में जो उस लड़की का बिहेवियर है अनरीजनेबल, वो मिस्टर गुप्ता को अपसेट करेगा या उसका जो व्यवहार है वो मिस्टर गुप्ता के द्वारा अपसेट किया जाएगा, द्वारा नहीं किया जा सकता। मतलब इस सेंटेंस में पैसिव वॉइस होना ही नहीं चाहिए, देयर इज नो पैसिव रिक्वायर्ड इन दिस सेंटेंस, सो वी मस्ट यूज सेकेंड फॉर्म इन प्लेस ऑफ। अब यहाँ पे जो अपसेट है वो सेकेंड फॉर्म हो गई, अब यहाँ पे सेकंड फॉर्म, यहाँ पे जो है वॉज को हटाना पड़ेगा कि उसका जो अनरीजनेबल बिहेवियर था उसने थॉरोली मतलब पूरी तरह से अपसेट कर दिया मिस्टर गुप्ता को, सेकंड फॉर्म विल बी यूज्ड, ठीक है। तो ये तो तीनों फॉर्म में एक जैसी यूज होगी, यहां से वॉज हटा देना है। राजन अबाइडेड बाय ऑल द रूल्स विच वर एक्सप्लेन्ड टू हिम बिफोर द प्रोग्राम। बताओ, अबाइड के साथ बाय यूज किया जाता है, पास्ट फॉर्म लिखी हुई है, ऑल द रूल्स विच से पहले रूल्स के अकॉर्डिंग प्लूरल वर्ब है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पे भी पैसिव वॉइस एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। प्रोग्राम कोई दिक्कत नहीं है, सेंटेंस में कोई गलती नहीं है, नो एरर। नेक्स्ट अगला बताओ, क्वेश्चन नंबर 10। वी वर स्टिल टॉकिंग, वॉज वर्ब के साथ इज आर एम के साथ या तो आईएनजी आ सकता है या फिर आपकी आ सकती है क्या, थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में आईएनजी लगा हुआ, एक्टिव वॉइस कोई दिक्कत नहीं है। अबाउट व्हाट वी शुड डू, जो भी हमें करना चाहिए उसके बारे में। व्हेन वी हर्ड द चिल्ड्रन शाउटिंग, नो एरर कोई दिक्कत नहीं है। फिर से आंसर आपका क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा।
भाई जब सेंटेंस में कोई गलती नहीं है तो सेंटेंस नो एरर भी हो सकता है, समझे। बीइंग वेरी ऑफन इल एंड फ्रिक्वेंटली एब्सेंट, he had no opportunity to finish his work or do much of it. In fact, being very often ill, बार बार वो कभी कभी तो जो बीमार होता रहता है, ज़्यादातर वो जो है एब्सेंट रहता है, ठीक है। हाँ, तो अब यहाँ पे आपको देखना, देखो थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, इसमें एडवांस वर्ब के भी क्वेश्चन दे रखे हैं, क्योंकि वर्ब टॉपिक का मतलब है कि वर्ब से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं सारे इसमें आ सकते हैं, ठीक है। तो बीइंग वेरी ऑफन ill and frequently absent, he had no opportunity to finish his work or to do। देखो सिमेट्री आपको चेक करनी पड़ती है हमेशा, ये सिमेट्रिक क्वेश्चन है। जैसे और जो है या एंड जो है, और से पहले जब 2+V1 है तो और के बाद में भी जो वर्ब है उसको आपको इन्फिनेटिव में यूज करना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले भी तो इन्फिनेटिव है, तो दोनों तरफ इन्फिनेटिव लगाना पड़ेगा। ये आपका सिमेट्रिक क्वेश्चन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ये आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, समझे। नेक्स्ट, बीइंग अ रेनी डे विजय डिसाइडेड टू स्टे एट होम एंड वर्क फर्दर ऑन द, फिर से वैसे ही क्वेश्चन है, बताओ फटाफट से इसमें क्या गड़बड़ी होगी। मैंने आपको, अगर देखो आपने नॉन फाइनाइट पढ़ा नहीं है तो आप मेरे से पढ़ सकते हो, और नॉन फाइनाइट में ये डैंगलिंग का कॉन्सेप्ट है, अगर डैंगलिंग भी आपने नहीं पढ़ा है तो डैंगलिंग की क्लास भी हमारे यूट्यूब चैनल पर अलग से पढ़ी हुई है, एक्सक्लूसिव, कि स्पेशली डैंगलिंग की क्लास सर्च कर लेना, डैंगलिंग क्या होता है। अगर बीइंग से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे जो रेनी डे है इससे पहले आपको प्रोनाउन इट लगाना पड़ेगा, इट बीइंग रेनी डे, क्योंकि यहाँ पे जो विजय है वो एक सब्जेक्ट है जिसकी वर्ब है डिसाइडेड। अगर यहाँ पे इट नहीं लगाना है तो विजय इस काम को करेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर विजय दोनों काम को एक साथ कर सकता है तब तो इट लगाने की जरूरत नहीं है। चेक कर लो, विजय क्या रेनी डे हो सकता है? नहीं हो सकता। तो विजय जो है उसकी वर्ब अलग है, ये जो बीइंग है इसके लिए सब्जेक्ट आपको अलग से लगाना पड़ेगा डे के अकॉर्डिंग। इट बीइंग अ रेनी डे, बारिश का दिन होने की वजह से, तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, कोई गड़बड़ी नहीं है। आगे चलो, स्कूल ऑफर्स मेनी अपॉर्चुनिटीज ऑफ मीटिंग हेल्पफुल पीपल, रीडिंग यूजफुल बुक्स एंड ऑप्टेन। देखो जब यहाँ पे ऑफ के बाद में जेरेंड लिखा हुआ है, हमेशा एंड जो है वो सिमेट्री मांगता है। ऑफ के बाद मीटिंग जेरेंड हो गया, प्रेपोजिशन प्लस जेरेंड, यहाँ पे ऑब्जेक्ट इसका हो गया जेरेंड का, ठीक है। उसके बाद फिर से जेरेंड आ गया, रीडिंग, ठीक है। एंड यहाँ पे भी एंड है, यहाँ पे भी एंड है, तीनों को एंड से जोड़ रहे, तो ऑप्टेन को भी आपको आईएनजी फॉर्म में ही बनाना पड़ेगा, ऑप्टेनिंग करना पड़ेगा, ठीक है। सी वाले पार्ट में गलती है, आपका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, दे डिड नॉट केम, डिड के साथ में केम कैसे आ सकता है भाई? कम आएगा, पहले वाले पार्ट में गलती है। नेक्स्ट, he complained to the police that his briefcase had been stolen and that he was lifted without any money। अरे भाई साहब देखना यार, थोड़ा लॉजिक लगाओ, है ना, लॉजिक। देखो ध्यान से सुनना, देखो ही कंप्लेंट, उसने कंप्लेन की पुलिस से कि उसका जो ब्रीफ केस है हैड बीन स्टोलन, उसके ब्रीफ केस को कोई चुरा ले गया है, मतलब उसका चोरी हो गया। एंड दैट ही वॉज लिफ्टेड, ही वॉज लिफ्टेड, उसको उठा लिया गया है, विदाउट एनी मनी, अरे उसको छोड़ दिया गया है विदाउट मनी। ही वॉज लिफ्टेड नहीं, ही वॉज लेफ्ट होगा, लिफ्ट तो उठाना होता है, छोड़ना होता है लेफ्ट, ही वॉज लेफ्ट, समझे। लीव की जो सेकंड फॉर्म होती है या थर्ड फॉर्म जो होती है वो लेफ्ट होती है, और ये जो लिफ्ट होती है, लिफ्ट मतलब उठाना होता है, लिफ्ट की थर्ड फॉर्म होती है लिफ्टेड। तो यहाँ पे आपको ये चूज नहीं करना है, ये चूज करना है, समझ रहे हो ना, क्योंकि उठाने की बात नहीं कर रहा, छोड़ने की। भाई मेरे पर्स को कोई ले गया है, ब्रीफ केस को, और मुझे बिना पैसों के छोड़ गया है, मेरे पास पैसे नहीं है। चलो,
द PM said that his party would not repeat the mistakes done by the previous government. भाई PM ने कहा कि हमारी जो पार्टी है वो बिल्कुल भी रिपीट नहीं करेगी उन गलतियों को जो पिछली सरकार ने करी हैं, ठीक है ना, रिपीट द मिस्टेक्स डन बाय द प्रीवियस गवर्नमेंट। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो डन है ना, डन का मतलब होता है करना। अगर हम मिस्टेक्स की बात करते तो मिस्टेक्स को डन नहीं किया जाता, मिस्टेक्स को या तो कमिट किया जाता है या मेक किया जाता है, और मेक की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल पैसिव फॉर्म में मेड यूज करते हैं। तो मिस्टेक्स के लिए आप डन यूज नहीं कर सकते, है ना। हाँ, मिस्टेक्स को मेक किया जाता है, मेक अ मिस्टेक। आई होप द कंट्रीज कंडीशन may go from bad to worse unless all necessary steps are taken to suppress terrorism. All necessary steps, अब देखो पूरा सेंटेंस है, यहां पे आप देखोगे कि आर के बाद टेकन लिखा हुआ है, ठीक है, आर के बाद टेकन लिखा है, पैसिव वॉइस फॉर्म पैसिव हो गया, ठीक है, टेक टुक टेकन। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि क्या ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में बनना चाहिए। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि जो कंट्री देश की जो कंडीशन है मे गो फ्रॉम बैड टू वर्स, मतलब बुरी से और बुरी होती जा रही है या होती जाएगी, हो सकती है, मतलब बुरी से और बुरी हो सकती है अगर जब तक कि सारे के सारे जो जरूरी स्टेप्स हैं वो नहीं उठाए जाते। तो ये सेंटेंस पैसिव वॉइस नहीं होगा, इसमें काम कंप्लीट नहीं हुआ, ये एक्टिव वॉइस होगा। तो यहाँ पर टेकन नहीं होगा, टेकिंग होगा, ठीक है, टेकिंग होना चाहिए। ऑल नेसेसरी स्टेप्स आर टेकिंग टू सप्रेस टेररिज्म, ठीक है। या फिर ये हो सकता है टेक्स हो सकता है, आप टेक्स भी कर सकते हो, ठीक है, स्टेप्स सॉरी टेक, अनलेस ऑल, हाँ टेक करोगे बेटर रहेगा, अनलेस के साथ में प्रेजेंट इंडेफिनिट करोगे ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ऑल नेसेसरी स्टेप्स टेक टू सप्रेस टेररिज्म, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, डी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट, टेकिंग अ टी, बताओ इसका आंसर कौन बताएगा, सोच के बताइए। टेकिंग टी, ही वेंट टू द ऑफिस, टेकिंग टी कैसे हो जाएगा बताओ। I hope the country's condition may go from bad to worse unless all necessary steps are taken to suppress. देखो इसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई है, पहले तो इस क्वेश्चन को सही करो, ठीक है। देखिए देखो क्वेश्चन नंबर 17 में यहां पे आपको जो करना है ना वो ये होप यूज नहीं करेंगे, यहां पे क्या करेंगे, होप की जगह फियर यूज करेंगे। उसका एक रीजन है, मैं बताता हूं। देखो यहां पे जो प्रेजेंट है उस सेंटेंस को प्रेजेंट में ही पैसिव वॉइस बना दिया गया, ये तो ठीक है, इसमें तो कोई गड़बड़ी नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो होप है वो अच्छे सेंस में यूज करा जाता है, ठीक है, यानी कि हमें उम्मीद है, क्या उम्मीद है कि हमारी जो देश की कंडीशन है वो बुरी से बुरी होने वाली है या हो सकती है, तो इस चीज़ की उम्मीद नहीं करते, इस चीज़ को डर कहते हैं। यहाँ पे जो वर्ब है ना होप, होप पॉजिटिव वर्ड होता है और फियर नेगेटिव होता है। हमें इस चीज़ का डर है कहीं ऐसा ना हो कि हमारी जो देश है, हमारी जो कंट्री है, उसकी कंडीशन बस से बदतर ना हो जाए। जब तक कि सारे के सारे जरूरी स्टेप्स नहीं लिए जाते टेररिज्म को खत्म करने के लिए या दबाने के लिए। तो यहाँ पे तो टेकन वैसे ही प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के उस हिसाब से उन्होंने पैसिव वॉइस बना दिया, तो सेंटेंस में कोई गलती है नहीं है क्योंकि एक्टिव का पैसिव बना दिया। अगर इसका एक्टिव बनाओगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट निकल के आएगा। लेकिन यहाँ पे जो वर्ब की पोजीशन है ये गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए में गलती है, ए एकदम करेक्ट आंसर है। होप की जगह फियर यूज करेगा। I fear the country's condition may go from bad to worse
अनलेस ऑल नेसेसरी स्टेप्स आर टेकन टू सप्रेस टेररिज्म। इस तरह से इसमें जो है ना ये टेकन यूज नहीं होगा यहाँ पे, या तो सॉरी टेकिंग यूज नहीं करेंगे, या तो आफ्टर टेकिंग करोगे या फिर टेकन करोगे, ठीक है। पास्ट पार्टिसिपल टेकन टी, ठीक है, मतलब चाय खत्म करने के बाद, है ना, ऐसे करके यूज करोगे टेकन टी, या फिर आफ्टर टेकिंग टी। आफ्टर टेकिंग टी भी कर सकते हो, ठीक है, या हैविंग टेकन टी कर सकते हो, ऐसे लिख सकते हो हैविंग टेकन टी, ऐसे कर लो, ये बेस्ट है। हैविंग प्लस V3 परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं इसको, जिसमें आप एक काम को कंप्लीट करने के बाद ही दूसरा काम कंप्लीट करोगे। हैविंग टेकन टी ही वेंट टू द ऑफिस, ऐसे करके। इसके लिए नॉन फाइनाइट वर्ब आपको पढ़नी पड़ेगी। ओनली वन डिस्प्यूट हैज बीन सेटल्ड एंड अदर्स लेफ्ट टू बोथ द पार्टीज। ये पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस, इसको पैसिव फॉर्म में बनाना पड़ेगा, समझ रहे हो। हाँ, पैसिव वॉइस में जैसे कि एक डिस्प्यूट अभी सुलझा है, बाकी के पार्टी के ऊपर छोड़ दिए गए हैं, तो अदर्स हैव बीन, ये प्रेजेंट है, हैज बीन सेटल्ड लिखा है, तो यहां पे भी हैव बीन हो जाएगा, हैव बीन लेफ्ट, हैव बीन लेफ्ट, ठीक है। सी वाले पार्ट में गलती है, आंसर आपका सी हो जाएगा। विदाउट टेकिंग प्रॉपर केयर द डॉक्टर्स कुड नॉट हैव बीन सेव्ड। कुड नॉट हैव बीन सेव्ड, इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी। कुड नॉट सेव, कुड नॉट सेव, नहीं बचा सके, बस वो पेशेंट की जान नहीं बचा सके इतना सब कुछ करने के बावजूद भी, ठीक है। विदाउट टेकिंग केयर प्रॉपर केयर, मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रॉपर केयर नहीं करी, उसके बाद इसी वजह से वो पेशेंट को नहीं बचा सके। कुड नॉट सेव। गोइंग टूवर्ड्स, बताओ, या फिर इसमें एक काम और कर सकते हो, चाहो तो इसमें पूरा पैसेज ना बनाओ, तो इसमें जैसे पैसेज फॉर्म मत बनाओ, इसको परफेक्ट में भी बना सकते हो। आप इसको कुड नॉट सेव भी कर सकते हो कि नहीं बचा सके, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, या फिर प्रेजेंट भी परफेक्ट भी बना सकते हो, आपकी मर्जी है, दोनों में से कैसे भी बना सकते हो। विदाउट टेकिंग प्रॉपर केयर द डॉक्टर्स कुड नॉट हैव, या तो यहाँ से हैव जैसे हटा दो, हैव बीन दोनों हटा दो, यहाँ पे सेव कर दो, ये भी सही है। या फिर आप काम कर सकते हो कि यहाँ से सिर्फ बीन हटा दो, तो यहाँ पे ये हो जाएगा कुड नॉट हैव सेव्ड, वो नहीं बचा सके। और लेकिन पैसिव वॉइस नहीं होगा, वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर कुड नॉट बीन लिख दिया, बीन भी लगा दिया, तो इसका मतलब है कि डॉक्टरों को नहीं बचा सके, ये हो जाएगा। तो ऐसा तो थोड़ा ना होगा, डॉक्टरों को थोड़ा ना बचाएगा, डॉक्टर पेशेंट को बचाएंगे कि पेशेंट डॉक्टर को बचाएगा। तो पैसिव वॉइस नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब ये। गोइंग टूवर्ड्स देम विद सम कप्स ऑफ टी इन द ट्रे समबडी नॉक्ड एट द डोर। देखो, थोड़ा सा घुमाने वाला सवाल आपसे पूछ लिया है। हाँ, तो गोइंग टूवर्ड्स दैम विद सम कप्स ऑफ टी इन द ट्रे somebody knocked एट द डोर। देखो यहां पे somebody जो है वही चीज है, somebody जो है वो दोनों काम को कर सकता है somebody, तो यहां पे आपको लिखना पड़ेगा, या तो ही और सी अपनी तरफ से लगाओ, while he was going towards them, और while she was going towards them with some cups of tea in the tray somebody knocked at the door। अब देखो, किसी ने दरवाजे को खटखटाया, तो वो व्यक्ति कभी जो है कप लेके तो आएगा नहीं, दोनों लोग अलग अलग होंगे। आपने डेंगलिंग नहीं पढ़ा है, डेंगलिंग की गलतियां हैं ये सारी की सारी। डेंगलिंग कहाँ मिलेगा आपको? प्रेजेंट पार्टिसिपल में। पार्टिसिपल कहाँ मिलेगा? नॉन फाइनाइट टॉपिक में। नॉन फाइनाइट कहाँ मिलेगा? एडवांस वर्ब में। तो एडवांस वर्ब में आपको पता होना चाहिए कि somebody दोनों काम अगर कर सकता है तब तो यहाँ से जो लिखा हुआ है वो ठीक है, लेकिन अगर दोनों काम को नहीं कर सकता तो यहाँ पे आपको अलग से सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा इस काम के लिए कि while she was और he was, कुछ भी लगा सकते हो, she was और he was, while she was और he was, या फिर हाँ he was going towards them। प्रोनाउन अपनी तरफ से लिखना पड़ेगा कुछ भी, ठीक है। हाँ, while he was going towards them
विद सम कप्स ऑफ टी इन द ट्रे समबडी नॉक्ड एट द डोर। ऐसे लिखना पड़ेगा, ए वाले पार्ट में गलती है, आंसर आपका ए हो जाएगा। इसका आंसर बताओ। सेल यू लाइक टू अकम्पनी अस, भाई यू के अकॉर्डिंग सेल कैसे आ जाएगा, यू के अकॉर्डिंग तो विल आता है, सेल भी आता है लेकिन डिग्निटी के लिए, डिटर्मिनेशन के लिए, कंपल्सन, प्रॉमिस, थ्रीट, इन सब के लिए। लेकिन ये तो नॉर्मल सेंटेंस है, क्या तुम मेरे साथ आना पसंद करोगे, हमारे साथ आना पसंद करोगे पिकनिक पे, तो ये नॉर्मल सी बात है, नॉर्मल सेंटेंस है, इंटरोगेटिव फॉर्म बना दिया है तो यू के साथ विल आना चाहिए, सेल नहीं आता। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन द पुलिस लर्नड दैट नॉट ओनली द हाउस वॉज लूटेड बट ऑल्सो द थिंग्स टेकन अवे। इसमें सोच के बताओ, जब यहाँ पे घर को लूट लिया गया है, वॉज वर प्लस V3 लिखा हुआ है, तो चीज़ों को भी ले जाया गया है, यानी कि ये भी पैसिव वॉइस में बनेगा, चीज़ों को ले जाया गया है, ये भी पैसिव फॉर्म में बनेगा, यानी कि टेकन से पहले वर लिखना पड़ेगा, वर टेकन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वर टेकन हो जाएगा, समझ गए। तो डी वाले पार्ट में गलती है, आंसर आपका डी हो जाना है। चलो, I know I will be compelled, I know I will be compelled to leave this house this week, which will be very disadvantageous for me। बताओ, यहां वही चीज है, जैसे I know I will, मैं जानता हूं, ठीक है, I will be compelled to leave this house, मुझे पता है कि मुझे कंपेल करना पड़ेगा इस हाउस को इसी हफ्ते, which will be very disadvantageous for me, जो मेरे लिए। अब यहाँ पे कंपल्सन की बात हो रही, किसकी बात हो रही, कंपल्सन की, और वैसे भी सिंपल सी बात है, अब आई के साथ में सेल लगाओगे, विल तो लगा ही नहीं सकते, है ना, कॉमन सी बात है। वैसे जनरल सेंटेंस में विल भी लगा सकते हो, लेकिन वैसे आई लगा सकते हो, बट आई के साथ अगर आपके पास जैसे नॉर्मल सेंटेंस होता है, ठीक है, तो उसमें हम प्रेफरेबली सेल यूज करते हैं। वंस वी वर ड्वेल्ट बाय द सी साइड बट नाउ वी हैव सेटल्ड आवरसेल्व्स इन द मुंबई, या इन मुंबई। देखो सिंपल सी बात है, शुरुआत में जो सेंटेंस है वो आपको पास्ट में बनाया गया है, नीचे आपका देखो परफेक्ट में बना दिया गया है। अब देखो ये कह रहा है वंस, वंस मतलब एक समय की बात है, ये जो है पास्ट का इंडिकेशन है, क्या है, पास्ट की बात कर रहा है, एक समय की बात है, बहुत पहले हम क्या करते थे, हम बसे हुए थे, मतलब हम रहते थे कहाँ पे, सी साइड, यानी कि समुद्र के किनारे। तो हमारे यहाँ पे पैसिव वॉइस नहीं बनना चाहिए, एक्टिव बनना चाहिए, पैसिव वॉइस नहीं होना चाहिए, हम रहते थे यानी कि हम बसे हुए थे, ड्वेल मतलब होता है बसना, एक जगह पे रहना, तो यहाँ पे जो है पैसिव फॉर्म नहीं बनेगा, एक्टिव वॉइस बनेगा, तो यहाँ से वर ड्वेल्ट नहीं होगा, सिर्फ ड्वेल्ट होगा सेकेंड फॉर्म, ठीक है, और ये पास्ट का इंडिकेशन है तो वैसे ही हमें सेकेंड फॉर्म यूज करनी है। I am really very sorry to learn that a reasonable man like you has lain to me। Very simple। बताओ, ये जो वर्ब होती है ना, लाई, ले, लेन, लेड, 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 ये सब इनकी कंफ्यूजन कभी बच्चों को खत्म ही नहीं होती नजर आती, तो मैं आपको पहले तो सारी की सारी कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। लाई के दो मीनिंग होते हैं, एक तो होता है झूठ बोलना, एक होता है लेटना, ठीक है, तो लाई, लाइड, लाइड, ठीक है, और एक होता है लाई, ले, लेन, ठीक है, और एक होता है ले, लेड, लेड, ठीक है, फर्क है सब में, ये होता है झूठ बोलना, ये होता है लेटना, बड़ा होना, और ये होता है अंडे देना, मुर्गी जो अंडे देती है ना वो। तो आप देखोगे कि मैं सॉरी बोलता हूँ ये सीखने के लिए, रीजनेबल मैन लाइक यू हैज़ लेन, हैज़ लेन, अब देखो लेन मतलब हो गया लेटना, ठीक है, रीजनेबल मैन लाइक यू हैज़ लेन टू मी, लेन टू मी, है ना, मुझे इस चीज़ से फर्क पड़ रहा है। तो यहाँ पे जो लेन है ना, लेन का मतलब हो गया लेटना, समझना, ठीक है, और लेटने का इसमें सेंस है नहीं है, मुझे इस चीज़ का दुख है कि आप जैसा व्यक्ति मुझे झूठ बोल गया, या उस व्यक्ति ने मुझे झूठ बोल दिया, तो झूठ बोलने का तो सेंस एक बार को आ भी सकता है, लाइड करना पड़ेगा, ना अंडे देने का सेंस आएगा ना लेटने का सेंस आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे लाइड करना पड़ेगा ना कि लेन, समझ गए।
द बॉयज वर ट्रेम्बलिंग विद एंगर व्हेन सी ड्रोन्ड ऑल हिज बुक्स एंड आर्टिकल्स। भाई साहब बताओ इसका आंसर 17 में। देखो ड्रोन क्या होता है पता है? ड्रोन होता है डुबो देना, पानी में डाल देना, ठीक है, हाँ ड्रोन, ठीक है। द बॉयज वर ट्रेवलिंग विद एंगर व्हेन सी ड्रोन्ड ऑल हिज बुक्स, सब कुछ सही है। पानी में डाल देना ये सब कुछ ठीक है। जब उसने पानी में डाल दी सारे किताब आर्टिकल्स को, तो सारे के सारे बच्चे गुस्से में कांपने लगे। ऑप्शन नंबर लास्ट ई। ही डज नथिंग बट फाइंड होता है, फाइंड 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 फाइंड। देखो फाइंड से पहले टू हट जाएगा। रीजन बताऊं कि यहाँ पे जो नथिंग बट होता है इसके बाद बेयर इन्फिनिटिव आता है, ठीक है। नथिंग बट के बाद बेयर इन्फिनिटिव आएगा। एडवांस वर्ब के क्वेश्चन हैं सारे के सारे, ठीक है। नेक्स्ट, द रेडियो ब्रॉडकास्टेड लास्ट नाइट दैट द टेम्परेचर इन कश्मीर वुड गो बिलो 10 डिग्री सेल्सियस। सोच के बताओ। जितने भी कास्ट वाले वर्ड होते हैं ना, ब्रॉडकास्ट, टेलीकास्ट, फॉरकास्ट, इन सब की सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म एक जैसी होती है, ठीक है। हाँ, ब्रॉडकास्ट, टेलीकास्ट, फॉरकास्ट, इन सब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एक जैसी होती है। द वर्कर्स फेल नो फ्यूअर देन 200 ट्रीज within 6 hours and thereby showed their efficiency। मात्र 6 घंटे में उन्होंने कम से कम कितने पेड़ गिरा दिए? 200 से भी ज़्यादा पेड़ गिरा दिए। देखो यहाँ पे जो वर्कर्स फेल लिखा हो ना, फेल, वो फाल, फेल, फाल, फेल, फालन, एक तो ये होता है, इसका मतलब होता है गिरना, और एक होता है फेल, फेल्ड, फेल्ड, जिसका मतलब होता है गिराना, गिरना और गिराना, ठीक है। हाँ, अब आप एक बात बताओ, फाल गिरना है तो फाल की सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म है गिरना, ये फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी तो गिरना, तो यहाँ पे गिरा दिया उन्होंने। भाई ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होना चाहिए, पैसिव वॉइस में? ये आपका एक्टिव वॉइस, सॉरी पैसिव वॉइस में आपका ये यूज करा जाता है, ठीक है। और इसका पैसिव वॉइस बनेगा नहीं, इसका पैसिव वॉइस बनता ही नहीं है, क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं होता, ठीक है। इस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता, ठीक है, और जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता उसका पैसिव वॉइस बन नहीं सकता। इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। जब इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा होगा, देखो जरा, गिरा दिया, भाई वर्कर्स ने क्या गिराया? पेड़ गिरा दिया, कम से कम 200 पेड़। तो यहाँ पे गिराने की जो सेकेंड फॉर्म है ना, वो यूज करनी पड़ेगी आपको, फेल्ड, है ना। उसने फाल की सेकंड में वो खुद गिर गए, वर्कर्स थोड़ा ना गिरे, उन्होंने पेड़ों को गिराया है, तो फेल्ड करना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द रिवर्स इन बिहार हैव ओवरफ्लोन नहीं होता है, ओवरफ्लोड होता है। क्यों? क्योंकि देखो फ्लाई जो होता है ना, फ्लाई की सेकंड फॉर्म होती है फ्लू, और थर्ड फॉर्म होती है फ्लोन, ठीक है। और एक होता है फ्लो मतलब बहना, जिसकी सेकंड फॉर्म होती है फ्लोड। भाई नॉन फाइनाइट वर्ब भी आपको पढ़नी पड़ेंगी। वर्ब टॉपिक के अंदर अगर आप क्वेश्चन लगाना चाहते हैं तो वर्ब टॉपिक के क्वेश्चंस आप तभी लगा पाओगे जब आपको वर्ब की सारे सेक्शंस पढ़ लोगे। टेंस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, नॉन फाइनाइट, ठीक है, मेन वर्ब्स, पैसिव वॉइस, बेसिक वर्ब्स, सब कुछ। ये होता है उड़ना और ये होता है बहना। अब पानी उड़ता है कि बहता है? तो भाई फ्लोन कैसे हो जाएगा? फ्लोड होगा, ओवरफ्लोड, ओवरफ्लोड होगा ना थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो बी वाले पार्ट में गलती है, आपका आंसर बी हो जाना है। नेक्स्ट, वी एडवाइज्ड हिम टू मैरी हिज डॉटर बिकॉज शी हैड कम टू मैरिजेबल एज। वी एडवाइज्ड हिम, हमने उसको एडवाइस दी, हमने उसको एडवाइस दी, बताओ। टू मैरी। अब देखो, अगर आप किसी को शादी करने की सलाह दे रहे हो, किसी को सलाह दे रहे हो तो उस काम करने की सलाह दोगे, है ना। तो हमने उसको सलाह दी टू मैरी हिज डॉटर, तो वो व्यक्ति अपने डॉटर से शादी तो नहीं करेगा। इसका मतलब तो यह है कि वो है उसको अपनी डॉटर से शादी कर ले, इस चीज़ की सलाह दी है। लेकिन ये तो सेंसिबल नहीं है, गलत हो जाएगा।
हमने उसको सलाह दी कि वो अपनी बिटिया से शादी कर ले, ऐसा हो सकता है? गलत हो जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका पैसिव वॉइस बनाना पड़ेगा कि हमने उसको सलाह दी कि अपनी बिटिया की शादी कर ले, क्योंकि अब वो शादी की एज पे हो गई है। तो हमने उसको सलाह दी है क्या करने की, अपनी बिटिया की शादी करने के लिए, है ना। तो टू गेट मैरिड, क्या लिखना पड़ेगा, पहले टू गेट लगाना पड़ेगा। गेट का मतलब होता है किसी दूसरे से कोई काम करवाना, किसी दूसरे के लिए कोई काम करवाना, समझ रहे हो। तो यहाँ पे जो है पहले तो आपको लिखना पड़ेगा टू गेट, और उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिसकी शादी करवानी है। टू गेट हिज डॉटर, उसकी बिटिया की शादी करवानी है ना, तो हिज डॉटर, जिसकी शादी करवानी है, हिज डॉटर। और उसके बाद हमें पास्ट पार्टिसिपल, गेट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, याद रखना, मैरिड हो जाएगा, मैरिड बिकॉज, ऐसे करके लिखना पड़ेगा, टू गेट हिज डॉटर मैरिड। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा, आंसर आपका बी हो जाएगा। द क्रिमिनल विल सर्टेनली बी हंग, हंग कैसे हो जाएगा यार, हैंग्ड होना चाहिए। पता है क्यों होना चाहिए, मैं बताता हूं, देखो जरा। एक होता है हैंग, हैंग की सेकंड फॉर्म हैंग्ड भी होती है, और थर्ड फॉर्म भी हैंग्ड होती है, और हैंग की सेकंड फॉर्म हंग भी होती है, और थर्ड फॉर्म भी हंग होती है। यानी कि आप देखोगे कि ये जो हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड है, वो लिविंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इसको यूज करा जाता है नॉन लिविंग के लिए। ठीक है, तो यहां पे आप देखोगे कि ये जो क्रिमिनल है वो लिविंग है, तो लिविंग के लिए हैंग्ड होना चाहिए, ना कि हंग होना चाहिए। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, समझे। नेक्स्ट, he seated in the this examination thrice but he always failed because he never took it seriously, समझ गए। he seated in this examination thrice but he, वह इस एग्जाम में कम से कम कितनी बार बैठा है, 3 बार बैठा है। ठीक है, अब देखो एग्जाम में कभी सीटेड नहीं यूज करते, एग्जाम में या तो अपीयर किया जाता है, अपीयर होता है, यस जो है अपीयर ही यूज करा जाता है, एग्जाम के लिए सीटेड इस्तेमाल नहीं किया जाता। सीटेड तो नॉर्मल कहीं चेयर पे बैठने के लिए बिठा दिया जाता है, ऐसे यूज करते हैं। तो आपको यहाँ पे अपीयर करना पड़ेगा। हम लोग भी बोलते हैं कि एसएससी में इतने स्टूडेंट अपीयर हुए हैं इस बार, तो अपीयर होने का मतलब है कि एग्जाम अटेम्प्ट किया, अटेम्प्ट भी कर सकते हो बट सीटेड नहीं कर सकते। ही अटेम्प्टेड इन दिस एग्जामिनेशंस थ्राइस, ऐसे कर सकते हो। Owing to his ill health, he will not be able to give this examination, which means he will have to lose 1 year. Oh my God! देखो, एक तो होता है एग्जाम और टेस्ट स्टूडेंट के द्वारा और टीचर के द्वारा। तो जो भी एग्जाम या फिर टेस्ट जो होता है वो स्टूडेंट के द्वारा दिया नहीं जाता, लिया जाता है। ठीक है, याद रखना, जो स्टूडेंट होते हैं, स्टूडेंट कभी भी गिव नहीं करता, वो ऑलवेज टेक करता है। क्या चीज़, चाहे तो टेस्ट हो या एग्ज़ाम हो या कुछ भी हो। ठीक है, और यहीं पे अगर स्टूडेंट ना हो, अथॉरिटी हो या कोई टीचर हो जो एग्ज़ाम कराता है, गिव और टेक, टेस्ट या एग्ज़ाम की बात अगर हम करें तो आप ज़रा देखोगे कि यहाँ पे जो टीचर होते हैं वो हमेशा एग्ज़ाम देते हैं, लेते नहीं हैं। ठीक है, ठीक है, और जो स्टूडेंट होते हैं वो एग्ज़ाम लेते हैं, देते नहीं हैं। समझ गए, वही चीज़ है यहाँ पे, ही विल नॉट बी एबल टू गिव दिस एग्ज़ाम, नहीं टेक दिस एग्जामिनेशन, क्योंकि वो स्टूडेंट है। सर आपको कैसे पता, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसका 1 साल और बर्बाद हो जाएगा, इसका मतलब वो स्टूडेंट ही है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड, हिंट हमेशा सेंटेंस के अंदर लिखी होती है। आर लीडर्स शुड नॉट लेट द क्रिमिनल एक्टिविटीज टू ग्रो, नहीं होगा मेरे भाई, इन्फिनिटिव नहीं, बेयर इन्फिनिटिव यूज करा जाता है कि हमारे लीडर्स को कभी भी
टेररिज्म को बढ़ावा नहीं देना चाहिए या क्रिमिनल को उगने नहीं देना चाहिए। तो लेट एक ऐसी वर्ब होती है जो अपने साथ पहले तो ऑब्जेक्ट लिखेगी, उसके तुरंत बाद बेयर इन्फिनिटिव लेती है। बेयर इन्फिनिटिव कहाँ कहाँ आता है सर? एक तो मॉडल वर्ब के बाद आता है, ऊपर से फिर आपका आता है जैसे कि बेड हो गया, लिटिल हो गया, बिड, लेट, हियर, मेक, ओवर हियर, ये ऐसी वर्ब होती हैं जिनके बाद हमें बेयर इन्फिनिटिव लगाना होता है। तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। द एमिनेंट जर्नलिस्ट इम्प्रेस्ड हिज हेल्पलेसनेस इन मेकिंग द सेमिनार टू बी हेल्ड इन द यूनिवर्सिटी प्रीमाइसेस। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, तो सोच के बताओ इसमें की गलती क्या हो सकती है। द एमिनेंट जर्नलिस्ट एक्सप्रेस्ड हिज हेल्पलेसनेस इन मेकिंग द सेमिनार टू बी हेल्ड इन द, देखो जो जर्नलिस्ट है, फेमस जर्नलिस्ट, उसने मना कर दिया कि मैं यार सेमिनार में नहीं आ सकता। तो उस सेमिनार में आने के लिए मना करा है, ना कि बनाने के लिए मना करा है। तो हेल्पलेसनेस इन, सेमिनार के पहले मेकिंग नहीं लगा सकते आप, इसकी जगह कुछ भी लगा लो। चाहे तो आप मेकिंग की जगह पे ज्वाइनिंग लगा सकते हो, पार्टिसिपेटिंग लगा सकते हो कि यार मैं इस सेमिनार को जो है ज्वाइन नहीं कर सकता, है ना। तो पार्टिसिपेटिंग लगाओगे ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा। पार्टिसिपेटिंग इन पार्टिसिपेटिंग द सेमिनार टू बी हेल्ड, जो कि होने वाला है यूनिवर्सिटी प्रीमाइसेस में, ठीक है। सिंस दे वर नॉट अवेयर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज दे माइट हैज कैसे हो जाएगा, माइट हैव होगा। मॉडल वर्ब के साथ में हैव आता है, ना कि हैज़ आता है, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म माइट हैव आस्क्ड। परफेक्ट टेंस में इसके बाद V3 लगाओगे तो हैव ही लगाओगे, हैज़ नहीं लगाते। बहुत से स्टूडेंट को इसमें भी गलती जो है गड़बड़ हो जाती है कि सर इसके साथ हैज़ क्यों नहीं आ सकता है। ही के अकॉर्डिंग हैज़ यहाँ पे ही लगा होता है देखी जगह, तो वो लोग हैज़ ऐसे कनेक्ट करने लगे, लेकिन ये गलत होता है। विल हैव, शैल हैव, कैन हैव, कुड हैव, मे हैव, माइट हैव, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऐसे आता है परफेक्ट में। द ऑडियंस स्टिल फ्लॉक टू हिज कंसर्ट्स, हियर हिम, हियर, देखो हियर अभी अभी बताया था, हियर, ओवर हियर, इन सब के बाद बेयर इन्फिनिटिव आता, अभी अभी थोड़ी देर बताया था। बिड, लेट, मेक, हियर, ओवर हियर, इन सब के बाद में क्या लगाते हैं, बेयर इन्फिनिटिव, यानी कि वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आएगी, उससे पहले टू नहीं आएगा। ये एडवांस वर्ब के कॉन्सेप्ट हैं, मेरी कोई गलती नहीं है। अगर आप में से 1% स्टूडेंट भी ऐसे हैं जो मुझे देख रहे हैं जिनको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, इट मीन्स यू हैवंट लर्न अ सिंगल कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक इंग्लिश ग्रामर। तो इसमें मेरी गलती नहीं है। अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ नहीं आ रही है, आपको वही चैप्टर बहुत ही शुरू से बढ़िया तरीके से पढ़ना चाहिए, ठीक है। हैविंग हैड रीच्ड द स्टेशन, यू मे बाय योर टिकट एंड वेट फॉर द ट्रेन फॉर न्यू दिल्ली। भाई साहब बताओ इसका गलती क्या है। पहली बात तो हैविंग के साथ में डायरेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है जो कि लिखा हुआ है ये परफेक्ट पार्टिसिपल में, तो यहाँ पे ये हैड क्यों लगा रखा है। हैविंग रीच्ड, स्टेशन पे पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले टिकट खरीदनी है और ट्रेन का वेट करना है। बताओ क्वेश्चन नंबर 41 का जवाब दीजिएगा जल्दी से। सी स्टोल समथिंग फ्रॉम माई रूम एंड हाइड इट इन हर रिसेंटली गॉट साड़ी। देखो ये जो गॉट है ना वो साड़ी के पहले लिखा गया है, तो यहाँ पे ये साड़ी तो नाउन है, ये एडजेक्टिव होना चाहिए, जबकि गॉट तो वर्ब है। अच्छा, कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनकी थर्ड फॉर्म ही एडजेक्टिव का काम कर लेती है, लेकिन कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनकी थर्ड फॉर्म अलग होती है और एडजेक्टिव फॉर्म अलग होती है, समझ रहे हो। हाँ, तो यहाँ पे गॉट थर्ड फॉर्म होती है, गॉटन एडजेक्टिव फॉर्म होती है। ये भी आपको एडवांस वर्ब के अंदर ही देखने को मिलेगा, ठीक है। हाँ, अगर आप मेरी क्लासेस अटेंड कर लेते हो नॉन फाइनाइट की, तो आपको इसमें से एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं मिलेगा। इवन किसी भी चैप्टर की अगर आप मेरी क्लास अटेंड करते हो फाउंडेशन क्लास, तो इसमें से कोई भी चैप्टर आपको बाहर मिलेगा ही नहीं, समझ रहे हो, कोई भी एक सिंगल क्वेश्चन। वॉकिंग इन द फील्ड लेट एट नाइट अ स्नेक बिट मी एंड वाइल आई वॉज वॉकिंग इन द फील्ड। भाई सिंपल सी बात है कि जब भी एक इस तरह का सेंटेंस, इसी को डैंगलिंग कहते हैं। डैंगलिंग मतलब कि यहाँ पे जो स्नेक है वो इस काम को नहीं कर सकता, इसमें जो वॉक करने का काम है कोई और कर रहा है और काटने का काम सांप कर रहा है, तो यहाँ पे आपको वाइल आई वॉज करना पड़ेगा।
वाइल आई वॉज वॉकिंग, जब मैं घूम रहा था, वॉकिंग इन द फील्ड, ठीक है, वॉकिंग इन द फील्ड। ए वाले पार्ट में गलती, आंसर आपका ए हो जाएगा। कॉन्सेप्ट समझना है तो भाई साहब यहाँ पे एक भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जिसको मैं एक लाइन में समझा दूँ या ओरली समझा पाऊँ। डिटेल में समझने वाले कॉन्सेप्ट, उसमें एक भी सिंगल कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है जिसको मैं 1 मिनट में समझा के निकल जाऊँ, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। हाँ, एक्सप्लेन करने का समय मैं पूरा देता हूँ, एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि इसमें गलती है तो क्यों है। अब क्यों है का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको खुद समझना होगा, यानी कि आपको पहले पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो सीखो ना भाई, मैं तो मना थोड़ा ना कर रहा हूँ कि आपको नहीं आना चाहिए, कि मुझे पढ़ाना नहीं चाहिए। मैं एक क्लास में सब कुछ तो नहीं पढ़ा सकता, ये तो आप भी जानते हो। मैं पढ़ाता हूँ, ये तो मैं बता रहा हूँ कि मैं पढ़ाता हूँ, आप भी पढ़ते हो, तो आपको पढ़ाई में समय देना चाहिए, बस आपको पढ़ना चाहिए, आप बैकएंड में काम करो। इट इज बेटर टू सिट एट होम देन टू वॉक इन द स्ट्रीट व्हेन देयर इरप्ट्स अ कम्युनल राइट इन द टाउन। भाई साहब ये तो बहुत अच्छी बात की इन्होंने, है। देखो ये कह रहा है इट इज बेटर टू स्टे एट होम देन टू वॉक इन द स्ट्रीट। देखो जब आप दो इन्फिनेटिव्स का आपस में कंपैरिजन करते हो, ये भी इन्फिनेटिव का ही कॉन्सेप्ट है। जब आप दो इन्फिनेटिव्स का आपस में कंपैरिजन करते हो तो पहले वाले से पहले तो आप टू लगाते हो, लेकिन दूसरे वाले में जब दो इन्फिनेटिव होते हैं तो हम बाद में सिर्फ एक ही बार टू लगाते हैं, ठीक है। हाँ, अब इसमें समझा नहीं सकते, आप बस इतना समझो कि अगर दो इन्फिनेटिव हैं, दोनों का कंपैरिजन किया जा रहा है, तो बाद में बेयर इन्फिनेटिव आएगा, पहले इन्फिनेटिव, यानी कि ये ज़्यादा बेटर है घर पे रुकना देन वॉक इन द स्ट्रीट। रोडों पे घूमने से घर पे रुकना ज़्यादा बेटर है जब भी उपद्रव मचा हो किसी शहर में, तो ठीक है। तो बी ऑप्शन सही है, आंसर भी आपका बी हो जाएगा। और लॉजिक मैंने आपको बता दिया है कि क्या है। लॉजिक सिंपल सा ये है कि जब दो इन्फिनेटिव आपस में कंपेयर किया जाए तो बाद वाले को बेयर इन्फिनेटिव और पहले वाले को इन्फिनेटिव में यूज किया जाता है, ठीक है। हाँ, ही वर्क्स हार्ड दैट ही शुड प्लीज हिज मैनेजर टू प्रमोट हिम टू द पोस्ट ऑफ हिज सेल्स। देखो वो मेहनत बहुत करता है, जब वो मेहनत करता है और इतनी करता है कि उसको अपने जो है मैनेजर को मनाना चाहिए। अब चाहिए क्या, जब वो मेहनत करता है तो अपने आप ही जो है इम्प्रेस हो जाएगा। प्लीज मतलब होता है इम्प्रेस करना, तो वो इतनी मेहनत करता है कि उसका जो मैनेजर है उसको प्रमोट करने में मान जाएगा। मान जाएगा मतलब इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। पता कैसे चला कि भाई यहाँ पे वर्क हार्ड कर रहा है। तो जब भी मॉडल वर्ब में शुड यूज़ करोगे तो यहाँ पे शुड का तो कोई मतलब बनता ही नहीं है, क्योंकि शुड तो ओपिनियन और सजेशन या फिर एडवाइस के लिए आता है। यहाँ पे हमें पॉसिबिलिटी दिखानी है कि वो अपने मैनेजर को मना सकता है ना, या मैनेजर को इम्प्रेस कर सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, तो मे लगाएंगे। ही मे प्लीज हिज मैनेजर टू प्रमोट हिम टू द पोस्ट ऑफ सेल्स एग्जीक्यूटिव। कम पॉसिबिलिटी होती तो माइट लगा दे। इसका आंसर बताओ। इफ यू अपोलोजाइजेस फॉर हैविंग फेल कैसे हो जाएगा यार? हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, हैविंग फेल्ड होना चाहिए, परफेक्ट पार्टिसिपल, हैविंग फेल्ड, ठीक है, परफेक्ट पार्टिसिपल, हैविंग फेल्ड। नेक्स्ट, व्हेन ही केम आउट ऑफ द सिनेमा हॉल ही नोटिस्ड समबडी हैड स्टोलन हिज पर्स। उसने नोटिस करा कि किसी ने उसका जो पर्स है वो चोरी कर लिया है। बताओ, जब वो सिनेमा हॉल के बाहर निकला तो ही नोटिस्ड समबडी हैड स्टोलन हिज पर्स। बताओ इसमें क्या लगता है? देखो, when he came out of the cinema hall he noticed somebody had stolen his purse। उसने नोटिस करा, नोटिस नहीं करा। नोटिस में क्या होता है, एक सस्पेंस होता है, मतलब सस्पेंस नहीं, नोटिस में क्या होता है, किसी चीज को सामने से देखना होता है, नोटिस करना, ठीक है। और एक होता है कि जैसे ही वो सिनेमा हॉल से बाहर निकला उसको पता चला कि यार मेरा तो जो पर्स है वही चोरी हो गया। तो यहाँ पे जो नोटिस्ड वर्ब है ना, नोटिस, इसको यहाँ से हटा के आपको इसकी जगह फाउंड करना पड़ेगा। अच्छा, फाउंड क्या है? वो फाइंड की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म होती है।
फाइंड की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म होती है। फाइंड का मतलब होता है पता चला या फिर पाया, उसको पता चला या उसने पाया कि यार मेरा जो पर्स है वो तो मेरे पास है ही नहीं है, तो इसको नोटिस नहीं, इसको फाउंड कहते हैं। साफ साफ जो चीज़ें होती हैं, जो अनक्लियर सी होती हैं वहाँ पे नोटिस लगाते हैं, ठीक है। जो चीज़ें परफेक्ट नहीं होती, जैसे कि यार मैं आजकल नोटिस कर रहा हूँ कि तू मेरे से बात नहीं कर रहा, लेकिन अगर बात नहीं कर रहा तो मैं उससे बात क्यों कर रहा हूँ, यानी कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरे से बात नहीं कर रहा, लेकिन मैंने साफ साफ देखा कि यार इसका एक्सीडेंट हो गया, तो उसको नोटिस नहीं कहेंगे, उसको फाउंड कहेंगे। क्या साफ साफ दिख रहा है सामने एक्सीडेंट हो गया है। ही विल प्रपोज टू हिज फ्रेंड्स दैट दे विल ज्वाइन दिस कंपनी विच मे प्रोवाइड देम विद प्रोमिसिंग कैरियर्स। इसका आंसर बताओ। ही विल प्रपोज टू हिज फ्रेंड्स दैट दे विल, देखो दे विल नहीं होगा यहाँ पे। पहली बात तो देखो प्रपोज किया जा रहा है तो यहाँ पे शुड होगा। ओपिनियन, सजेशन, एडवाइस के लिए हम लोग शुड का यूज करते हैं, ना कि विल का। विल तो सर्टेनिटी की बात करता है, ठीक है। तो वो उनको सलाह दे रहा है कि यार दे शुड ज्वाइन दिस कंपनी विच में प्रोवाइड देम विद प्रोमाइजिंग करियर्स। सलाह दे रहा है कि तुम्हें भी ऐसा करना चाहिए। जज एवरीथिंग इन द लाइट ऑफ वॉट द लीडर्स ऑफ बोथ द पार्टीज हैड सेड। द जज केम to the conclusion that the case was false। वो कंक्लूजन पे आएगी जो केस है वो एकदम कैसा है, झूठा है। अब आप जरा एक बार दिमाग लगाओ कि जज एवरीथिंग, एवरीथिंग क्या है, जज भी नाउन है, एवरीथिंग भी नाउन है, इन द लाइट ऑफ व्हाट। तो कहने का मतलब जो है ना, ये जो एवरीथिंग लिखा है ना, ये आपका ऑब्जेक्ट है, और ये जो जज है ये वर्ब है, ठीक है। जब ये वर्ब है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेंटेंस में इस तरह से यूज नहीं करी जा सकती। जज एवरीथिंग का मतलब हो जाएगा कि एवरीथिंग मतलब हर चीज को जज करो, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आगे इसका रिजल्ट लिखा हुआ है कि क्या चीज, व्हाट द लीडर्स ऑफ बोथ द पार्टीज। तो यहाँ पे जज नहीं होगा, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल से शुरू होना चाहिए, जजिंग हो जाएगा। किसी भी चीज को जज करते हुए या किसी भी चीज को जज करना, तो जजिंग एवरीथिंग, जजिंग एवरीथिंग इन द लाइट ऑफ वॉट, ऐसे करके यूज करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। 49 और 50 क्वेश्चन है। व्हेन शी एंटर्ड द रूम शी फाउंड द चाइल्ड स्लीपिंग पीसफुली एंड द फैन मूव स्लोली। एवरीथिंग इज ओके, क्योंकि सी के बाद सेकेंड फॉर्म, फैन वॉज द फैन मूव स्लोली, है ना। फाउंड के बाद यहां पे देखो जो है स्लीपिंग पीसफुली एंड द फैन मूव स्लोली। शी फाउंड द चाइल्ड स्लीपिंग पीसफुली एंड द फैन मूविंग स्लोली, मूविंग होगा। व्हेन शी एंटर्ड द रूम शी फाउंड द चाइल्ड स्लीपिंग, मूव नहीं होगा, मूविंग होगा। नो एरर नहीं है, मूविंग होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है स्लीपिंग है, ठीक है। आपको सिमेट्री सेट करनी पड़ेगी, जब यहाँ पे स्लीपिंग लिखा हुआ है तो यहाँ पे भी मूविंग आएगा। पंखे को उन्होंने घूमते हुए देखा और बच्चे को उन्होंने सोते हुए देखा, ठीक है, पाया मतलब। तो आपका डी आंसर हो जाएगा इसमें, नो एरर नहीं है, इसका आंसर होगा डी। 50 का बताओ। वर्क हार्ड, मेहनत करो कहीं ऐसा ना हो। लेस्ट हमने पढ़ा है, लेस्ट क्या होता है, कहीं ऐसा ना हो कि नेगेटिव वर्ड होता है, इसमें नोट नहीं लगाते। और इसके साथ शुड आता है, जो कि इसमें ऑलरेडी लगा हुआ है। लेस्ट के साथ शुड आता है। फेल, सब कुछ लिखा है, कहीं ऐसा ना हो तुम फेल हो जाओ। सेड द फादर टू हिज सन हु वाज टेकिंग हिज MA एग्जामिनेशन दैट ईयर, कोई दिक्कत नहीं, इसका आंसर हो जाएगा नो एरर, नो एरर। नॉट ओनली विल सी गो, नॉट ओनली से जब सेंटेंस स्टार्ट होता है तो इन्वर्जन आता है, जो कर दिया। टू द पिक्चर्स बट सी विल ऑल्सो मीट, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। सम ऑफ हर कॉमन फ्रेंड्स इन द इवनिंग, ये भी सब कुछ ठीक है, इसमें भी कोई गलती नहीं है। सेंटेंस का जो आंसर हो जाएगा नो एरर। बस इतने ही क्वेश्चन थे इसमें, इतने ही क्वेश्चन थे, क्वेश्चन 51। इसके आगे आपका नया चैप्टर स्टार्ट होगा, चैप्टर नंबर 9।